नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है यादें कुछ पुरानी सी। सामने बरगद अपनी विशाल बाहें फैलाए खड़ा था मेरे इंतजार में, मुझे गले लगाने के लिए। मैं वहां खड़ा था उसके नीचे। आज उसकी स्नेहिल छाया मुझे मेरे बाबूजी की याद दिला रही थी। बाबूजी तो अब थे नहीं, मगर उनकी स्मृतियां मेरे साथ थीं। सूना सूना सा घर, मिश्री सी खनक अभी भी मेरे कानों में गूंजी। ऐसा लगा बाबूजी अंदर से बाहर आए और कहने लगे, आ गया लल्ला, बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऐसी ठंडी सी आह मेरे दिल से निकल गई और आंखें नम हो गईं। तभी सामने गेट से बंसी काका, शरद काका और पुजारी काका आते हुए दिखाई दिए। अरे लल्ला, आ गए बेटा, आ जाओ, चलो नाश्ता कर लो। नहीं नहीं काका, मैं थोड़ा संकोच में भर गया। काका मुस्कुराने लगे, हंसते हुए बोले, शहरी बाबू हो गया है ना, थोड़ा संकोची हो गया है। देखो पहले कैसे बोलता था, काका अपने बगीचे का अमरूद दे देना। हाँ, हंसते हुए पुजारी काका बोले। ठकुराइन से आकर कहता था, चाची मुझे भी थोड़ा खुरचन और खीस दे देना। सब लोग हंसने लगे। चलो बेटा चलो, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर रखी है। वहां नाश्ता करते हुए काका ने कहा, वैष्णव बिल्कुल अपने बाबूजी की परछाई है, एकदम उन्हीं पर गया है। खूब खुश रहो बेटा, नाम रोशन करो, जुग जुग जियो। जो जमीन की जड़ से जुड़ा रहता है वही सदाबहार होता है, हमेशा लहराता रहता है। पुजारी काका आशीर्वाद देते हुए बोले। शर्मा काका ने कहा, तुम्हारे नए अस्पताल का उद्घाटन कल है ना? और बेटा बहू कब आ रही है? आज शाम तक काका। नाश्ता चाय के बाद मैं वापस घर आ गया। बंद दरवाजों को खोलते ही वही पुरानी महक मेरे अंदर सराबोर हो गई, जिनके सहारे मैं आज तक यहाँ पहुंचा था। झूले, बताशों की लड़ियां आज सब मुझ पर हावी होने लगी थी। कमला झाड़ू लगाकर चली गई थी। उसने कहा, भैया कल से मैं खाना बना दिया करूंगी, आप चिंता मत करना। ठीक है, मैं बाबूजी के कमरे में जाकर सो गया। पुरानी बातें याद आने लगी थी। पुजारी काका ने कहा था, मैं अपने बाबूजी की परछाई हूँ, बिल्कुल उन पर ही गया हूँ। क्या मैं वाकई उनकी परछाई हूँ? खिड़कियां खुली थी, मन में ख्यालों के बादल मंडरा रहे थे। मन अतीत में दौड़ने लगा था। बाबूजी बाबूजी। लगभग रात के 10:30 बजे मैं बाबूजी के घर का दरवाजा पीट रहा था। चारों ओर अंधेरा था, सब लोग सो चुके थे, बत्तियां बुझी हुई थी। तभी आंखें मीचते हुए बाबूजी बाहर निकले। मुझे देखकर बोले, अरे भीमा, तू यहाँ? क्या हुआ? बाबूजी मेरी माँ को बचा लो, बाबूजी मेरी माँ को बचा लो। यह कहते हुए मेरी सांस घबराहट से फूलने लगी थी। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हारी अम्मा को? बाबूजी, माँ को बुखार हो गया है, ना कुछ बोल रही है और ना आंखें खोल रही है। बाबूजी यानी मनोहर दास जी उतनी ही रात में टॉर्च और दवाइयों की पोटली लेकर मेरी झोपड़ी में आ गए। अम्मा बुखार से बेहोश थी। यह कैसा घर है, यहाँ रहते हो तुम लोग? वह घर ही नहीं था, उसके नीचे से नाला बहता था। ऊपर एक लकड़ी का पट्टा लगाकर चारों तरफ प्लास्टिक की दीवार बनाकर हम माँ बेटा रहते थे। बाबूजी ने अम्मा को दवाई दी और घर से खाना भी मंगवा दिया। उन्होंने कहा, भीमा कोई और ज़रूरत हो तो बता देना। पर माँ का बुखार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे दिन बाबूजी फिर से हमारे घर आए।
माँ संकोच में गड़ गई। वह कराती हुई बोली, बाबूजी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, पर इस बच्चे के कारण अटके हुए हैं। इस बच्चे को कृपा करके किसी अनाथालय में डाल देना या अपने घर ले जाकर इसे नौकर बना लेना, ताकि मेरे प्राण आसानी से निकल जाएं। यह क्या बोल रही हो तुम रति? क्यों तुम्हारे प्राण निकलने लग गए? सुबकते हुए माँ ने कहा। इसका बाबा एक दूसरी छोरी उठाकर ले आया। दारू से निकलता नहीं। उसने हमको इतना मारा कि उन्होंने अपने जख्म दिखाते हुए कहा। फिर हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकालकर बाहर कर दिया। बड़ी मुश्किल से इस नाले पर जगह मिली। किसी से उधार पॉलीथीन लेकर एक छत डाली। वह हाँफने लगी थी। गरीब का कोई नहीं होता बाबूजी। ऐसा नहीं है रति, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। नहीं बाबूजी, उसकी जरूरत नहीं, बस इस अनाथ को गले से लगा लो। यह कहते हुए उसके हाथ लटक गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बाबूजी की आंखें भर आईं। मैं तब बहुत छोटा था, मुश्किल से 8-9 साल का, मगर यह सच मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। बाबूजी ने माँ का अंतिम संस्कार किया, मुझे विधिवत गोद लिया। अपने 3 बच्चों के साथ मुझे भी अपना लिया। बाबूजी एक सरकारी स्कूल के एक मास्टर थे। जब तक वह नौकरी पर रहे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की। सबने मुझे सहर्ष उनका बेटा स्वीकार कर लिया था। अपनी नौकरी के बाद उन्होंने दूसरे गांव में जमीन खरीदी और वहीं घर बनाकर रहने लगे। सारी जिंदगी उन्होंने समाज सेवा को अर्पण कर दी। वह गांव-गांव घूमते, जरूरतमंदों की मदद करते, लोगों को साक्षर करते, गांव-गांव शिक्षा का प्रचार करते। उनकी हार्दिक इच्छा थी जीते जी एक जन सेवा के लिए एक ऐसा अस्पताल बने जिसमें सभी जरूरतमंदों का एक आंशिक शुल्क पर इलाज हो, मगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उससे पहले ही वे गुजर गए। अपनी जिंदगी की अधिकांश पूंजी उन्होंने मेरी पढ़ाई में खर्च कर दी। मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, एक सुशील लड़की के साथ विवाह कराया। मुझे जिंदगी देने वाले बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज मुझे देखते ही सब लोग अदब से सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। DM वैष्णव कुमार, यह नामकरण भी बाबूजी ने ही किया था। अगर बाबूजी साथ नहीं देते, उस समय आगे नहीं बढ़ते, तो आज मेरा क्या होता? यह सोचकर मेरी आत्मा तक सिहर जाती है। बाबूजी, आपकी हर इच्छा को मैं पूरी करूंगा। आपको प्रणाम। मैं अंधेरे में से सिसक उठा था। तभी दरवाजे में आहट हुई। करुणा बच्चों के साथ आ चुकी थी। अरे आप अंधेरे में क्यों सो रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही, मैंने उससे कहा। आज रात तो बाहर से खाना होगा। चिंता मत करिए जी, मैं बनाकर ले आई हूँ। जन सेवा अस्पताल का उद्घाटन करते हुए बाबूजी की फोटो में माला अर्पण करते हुए मेरी आंखें भर आईं। उनकी फोटो के आगे घी का दिया जलाकर आंख बंद कर खड़ा रहा। बाबूजी, सब लोग जानते हैं कि मैं आपकी परछाई हूँ। मैं हर जन्म में आपकी परछाई बनकर जन्म लेना चाहता हूँ। मेरी आंखें बहने लगी। अरे लल्ला, दिल क्यों छोटा करते हो? तुम्हारे बाबूजी कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं। भला शरीर अपनी परछाई छोड़ सकता है क्या? मैं बाबूजी को याद कर सिसक उठा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।